वैल्यूएशन ऑफ एनी स्टॉक अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन इट्स अर्निंग्स। मतलब हर बिजनेस का वैल्यूएशन उसकी अर्निंग्स या फिर अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये वर्ड्स थे हमारे लीजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के। वेलकम टू सेंट्रिसिटी इनसाइट्स। मेरा नाम है सचिन जसूजा। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बारे में। लास्ट क्वार्टर मतलब जून 2022 क्वार्टर जो कि एंड हुआ, सब कंपनीज ने अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर किया। लेट्स सी किन कंपनीज ने एक्सपेक्टेशन को आउटबीट किया है, किन कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया है, देखेंगे जानेंगे इस एपिसोड में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मार्केट के एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा नहीं थे इस क्वार्टरली रिजल्ट से। इनफैक्ट कंसर्न बहुत ज़्यादा थे। इन्फ्लेशन बढ़ता चलता जा रहा था ग्लोबली। इंडिया में भी इन्फ्लेशन 8% के लेवल के ऊपर आ चुका है। एंड देर आर अदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो लाइक रशिया यूक्रेन, जिसने सप्लाई चेन को काफ़ी अफेक्ट किया है और ग्लोबल बिजनेस अफेक्ट हुए हैं उससे। मार्जिन्स पे प्रेशर रहने का चांसेस था बिकॉज आरबीआई कंटिन्यूसली रेट हाइक करता जा रहा है। ऑलमोस्ट इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स आरबीआई 140 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक कर चुका है। उसका रीज़न इन्फ्लेशन ही था, उसको कंट्रोल करने के लिए हाइक किया गया। बट अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग सब कंपनीज का बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो मार्जिन को इफेक्ट करेगा। सो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होने के काफ़ी चांसेस थे इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में। एंड विद ऑल दीज कंसर्न्स एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी में शायद उतना ग्रोथ ना आए, बट सेल्स काफ़ी रोबस्ट आने के चांसेस थे। तो सेल्स में मार्केट ने, अगर मैं कंसेंसस की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट फ्यू ब्रोकरेज हाउसेस, उनके अगर कंसेंसस की बात करूं तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स ने इनफैक्ट आउटबीट किया है, एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया है। बट ऑन द प्रॉफिट फ्रंट, क्योंकि काफ़ी सारी मिड साइज कंपनीज हैं, काफ़ी इवन लार्ज कंपनीज हैं जहां पर मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस थे और वहां पर मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो कि एक 30% का एक ग्रोथ एक्सपेक्टेड था फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर जून 2021-22 के क्वार्टर के कंपैरिजन में, जो इस बार का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी 30% का एक्सपेक्टेड था ग्रोथ, लेकिन वहां पर ऑलमोस्ट 27% का ग्रोथ आया है। तो कंपनी डेटा से पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल डेटा क्या है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं निफ्टी 50 कंपनीज के बारे में, तो अराउंड 21 कंपनीज ने, जो कि हम कह सकते हैं कि 40% ऑफ द बास्केट ने एक्चुअली एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया है, उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। अराउंड 15 कंपनीज आर देयर जिन्होंने मीट द एक्सपेक्टेशन रहा है रिजल्ट्स में, जिन्होंने मीट किया है एक्सपेक्टेशंस को। जितना एक एक्सपेक्टेड था प्रॉफिट आना, उतना ही प्रॉफिट दिया है। एंड देर आर 14 कंपनीज जिन्होंने एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेशंस था एक प्रॉफिट्स का, रिटर्न्स का, सेल्स का, उसमें डिसअपॉइंटमेंट आया है। मेनली इन प्रॉफिट्स डिसअपॉइंटमेंट आया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मार्जिन स्क्वीज हुए हैं या फिर कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए हैं। उस वजह से उन कंपनीज में काफ़ी अफेक्ट हुआ है। फ्रेंड्स, अगर मैं आउट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है इस बार के प्रॉफिटेबिलिटी में वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड ऑटोमोबाइल। इवन इन ऑटोमोबाइल देर इज़ ओनली वन स्टॉक जिसने काफ़ी ज़्यादा आउटबीट किया एक्सपेक्टेशन से, दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। बट अदरवाइज बैंकिंग एंड फाइनेंस ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है प्रॉफिटेबिलिटी में। बजाज फाइनेंस एंड आईसीआईसीआई बैंक वर द टॉप परफॉर्मर्स। बजाज फाइनेंस जिसने लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में प्रॉफिट दिया था अराउंड 1000 करोड़ का, उनके 2% के आसपास एनपीए भी थे, बट दिस टाइम द प्रॉफिट हैज जम्प्ड फ्रॉम 1000 करोड़ टू 2500 करोड़, तो ऑलमोस्ट 150% का गेन था इन प्रॉफिट्स। इवन एनपीए from 2% it has come down to 1.25%. सेम वे इन आईसीआईसीआई बैंक अराउंड 70 to 80% का इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट में इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर एज कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। सो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का रहा और काफ़ी हद तक ऑटोमोबाइल सेगमेंट का भी रहा। अब देखते हैं कि कहाँ पर मीट हुआ एक्सपेक्टेशन। सो देर आर मैनी कंपनीज जहाँ पर जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही रिटर्न्स रहे। बेसिकली इस सेगमेंट में रियल एस्टेट एंड इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज रही। इंफ्रा में जो बिग नेम्स हैं, कंपनीज लाइक एल&टी और अल्ट्राटेक सीमेंट्स, वो ऐसी कंपनीज रही जहाँ पर जितना एक्सपेक्टेड था उनके काफ़ी हेल्दी मार्जिन्स रहे, हेल्दी उनका प्रॉफिटेबिलिटी रहा। एंड दे मेंटेन्ड इस हाई इन्फ्लेशनरी एरिया में भी, जहाँ पर चांसेस था कि थोड़ा ना कहीं मार्जिन पे हिट हो सकता था, वहाँ पर उतना हिट नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेशन था। अच्छा फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने और कौन सी कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया। इस बार जो अपने मार्केट के जो बिग डैडी हैं, दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इवन टीसीएस,
ये दोनों सबसे बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की। रिलायंस अराउंड 17-18,000 करोड़ का पर क्वार्टर प्रॉफिट रहता है, TCS जनरेट्स अराउंड 10,000 करोड़ पर क्वार्टर। सो दोनों ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि जो निफ्टी का एक जो प्रॉफिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था अराउंड 30%, दैट हैज़ कम डाउन टू 27%, क्योंकि दोनों ही कंपनीज ने, इवन रिलायंस के मार्जिन्स पे थोड़ा सा प्रेशर आया। जितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड था उतना ग्रोथ नहीं हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एंड इवन इन द TCS, not only in TCS but TCS, Infosys, Tech Mahindra, HCL Tech, all these IT companies जिन्होंने कोविड के बाद एक बहुत बड़ा बुल रन देखा था, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था, इनका ट्रैवल बहुत कम हो गया था, बट ऑल दोज एक्सपेंसेस केम बैक, इवन द सैलरी वेंट अप सिग्निफिकेंटली. And yes, one of the main reason is attrition also, because lot of attrition happened because lot of job change after COVID happened in this segment. और इनफैक्ट लार्ज IT कंपनीज ने तो फिर भी काफ़ी हद तक मैनेज किया अपने मार्जिन्स को. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, TCS के मार्जिन अराउंड 28% थे लास्ट क्वार्टर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में. दिस ईयर फ्रॉम 28 इट हैज़ कम डाउन टू 25%. बट जो बुरा हाल हुआ है वो मिड कैप IT में हुआ है, जहाँ पर मार्जिन्स काफ़ी अच्छे थे, कोविड के बाद और बेटर हो गए. बट सडनली आफ्टर दिस एट्रिशन एंड सैलरी हाइक्स ड्रास्टिकली मार्जिन्स पे प्रेशर आया. इवन ऑन द डिमांड साइड जो हम UK का सिचुएशन और US का सिचुएशन लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन आया है वहाँ पर. उसकी वजह से भी काफ़ी मिड कैप IT का बिजनेस जो है वो US पे डिपेंडेंट ना होकर UK या यूरोप के अदर पार्ट्स पे काफ़ी डिपेंडेंट रहता है. सो वहाँ पर उतना अच्छा सिनेरियो नहीं है, इकोनॉमिक सिनेरियो, तो मार्जिन्स पे काफ़ी प्रेशर है. इसलिए आपने देखा होगा कि मिड कैप IT के स्टॉक्स ऑलमोस्ट 30 से 50% तक क्रैक भी हुए हैं. सो फ्रेंड्स, देखा जाए तो उतना भी डैमेज नहीं हुआ हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ को. जो एक्सपेक्टेशन था ऑलमोस्ट उसके आसपास ही परफॉर्मेंस रहा है. मे बी दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हमारा इंडियन मार्केट ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ और बड़ा जल्दी बाउंस बैक आ गया उसमें एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स. इनफैक्ट वी आर प्रोबेबली द ओनली मार्केट जो कि अपने ऑल टाइम हाई से इतना नज़दीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन लास्ट मैनी ईयर्स जब डाउन साइड मार्केट में, जहाँ पर एवरी मार्केट इज़ करेक्टिंग एंड वी हैव बीन सो स्ट्रॉन्ग इन दिस काइंड ऑफ मार्केट. सो हमारा अर्निंग ऑलमोस्ट ठीक रहा. बट हमें अब ये चेक करना है कि हमारा इस समय वैल्यूएशन क्या है. सो क्या हम अट्रैक्टिव जोन में हैं या फिर हम बहुत एक्सपेंसिव हैं या बड़े रिजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं. सो लेट्स आल्सो स्टडी दैट. सो फ्रेंड्स, जानते हैं कि जो निफ्टी 50 है, जो टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया है, उसका लास्ट ईयर का EPS क्या था, मतलब अर्निंग पर शेयर क्या था. सो लास्ट ईयर इंडिया ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव किया था, विच टच्ड द EPS ऑफ अराउंड 750. And that 750 was very good number from the perspective of earnings. निफ्टी का लेवल जो था अराउंड इस ईयर के एंड में मार्च में 18,000 का लेवल था, एंड निफ्टी ने जो उसका अर्निंग था दैट वाज 750. राइट, दिस ईयर FY 22-23 the expectation, the consensus of many analysts and many brokerage houses is that कि कम से कम हम 820 से 850 का लेवल टच कर सकते हैं. मैक्सिमम जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 840-845 शुड बी द लेवल ऑफ निफ्टी EPS विच कैन बी टच दिस ईयर. तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि 12-15% का एक प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा फ्रॉम द लास्ट ईयर. फ्रॉम 750 इट शुड टच अराउंड 850-840 लेवल्स. सो अगर मैं बात करता हूँ करंट वैल्यूशन की, करंट मल्टीपल्स की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की निफ्टी की, तो निफ्टी इज एट अराउंड 18,000. वी आर स्टैंडिंग एट 850 for this year. Suppose let's take it 840 for this year. So 18,000 divided by 840, you know at what multiple we are trading. But for the next year, many analysts are expecting कि again India can grow its corporate earning by 12-15%. अगर वैसा हो जाता है तो we can even touch 1,000 level also. So if we touch 1,000 level and we are standing at 18,000 निफ्टी, so forward जो price earning ratio जिसको कहते हैं वो हम 18 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं. So are we expensive? Are we reasonable? Or are we very, very attractive? So that question I leave up to you. In fact, so in comments you please tell me what kind of valuation zone we are trading currently. हालांकि इस EPS एक्सपेक्टेशन में कि चाहे वो 845 होगा इस ईयर या फिर 1000 होगा नेक्स्ट ईयर, देर आर मैनी चैलेंजेस विच आर द रिस्क फैक्टर्स टू अचीव दिस नंबर्स. इट कैन बी इन्फ्लेशन, द रिस्क
कहीं से भी आ सकता है रिस्क, कोई जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से हो सकता है, या फिर इन्फ्लेशन अगर नहीं रुकता है, अगर क्रूड ऊपर चला जाता है अगेन, तो इट अफेक्ट्स मैनी सेगमेंट्स। हालांकि वहाँ पर भी एक बैलेंसिंग एक्ट होता है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग अप तो वहाँ पर भी वो निफ्टी के 50 प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाता है। हालांकि अदर बिजनेसेस में काफ़ी इंपैक्ट होता है। एंड वन मेन थिंग विच वी विटनेस्ड इन दिस कॉर्पोरेट रिजल्ट इज़ दैट जो टॉप 50-100 कंपनीज हैं उन्होंने बड़ा अच्छे से मैनेज किया है इस कॉर्पोरेट अर्निंग को। दे कुड पास ऑन देयर हायर कॉस्ट टू द कंज्यूमर। दे हैव बिकम सच ए बिग ब्रांड कि वो अपनी जो कॉस्टिंग जो उनको हाई पड़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से, वो पास ऑन कर पाए अपने कंज्यूमर्स को। उनके मार्जिन्स को उतना इम्पैक्ट नहीं किया। बट तो जो थोड़ी छोटी कंपनीज हैं, एनी कंपनी विच आर मे बी टियर 2 टियर 3 सेगमेंट में जो कंपनीज हैं जो कि मार्केट लीडर नहीं है बट स्टिल हैव गॉट सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, इवन वहाँ पर भी हमने काफ़ी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखा है। अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा, थोड़ा और ऊपर गया, अगर उसने 10% को भी टच किया, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी ह्यूज मार्जिन प्रेशर ऑन दोज कंपनीज एंड वी कैन सी इवन डी रेटिंग इनटू दोज मिड कैप कंपनीज। बट ओवरऑल एज ऑफ नाउ लार्ज कैप, larger mid cap manage very well this show. For this week, that's it. Thank you for watching. Next week, we will again come back with some interesting videos. Thank you.